नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फंड में एंट्री की टाइमिंग जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है फंड से एग्जिट का प्लान भी। किसी फंड से निकलने का पैमाना क्या हो? अगर फंड लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या फंड से एग्जिट करके उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में स्विच करना सही है या फिर दूसरे एमसी के फंड में निवेश करें? और फंड से निकलने पर एग्जिट लोड कितना लगता है? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते आप फंड से निकलने की सटीक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ इस वक्त शामिल हो चुके हैं शो में कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम मनी गुरु में। और साथ ही कविता कृष्णन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, मॉर्निंग स्टार इंडिया। कविता, आपका भी स्वागत है मनी गुरु में आज। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जितना इंपॉर्टेंट टाइमिंग है किसी भी निवेश की या किसी भी फंड में एंट्री की, उतना ही जरूरी हो जाता है कि आप एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत ही करेक्टली और सही तरीके से बनाएं, वरना जो आपने पूंजी इकट्ठी की है उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक जिस्ट के तौर पर शुरुआत में एक मोटा मोटी कीर्तन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब फंड से एग्जिट करने का जो प्लान होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो मुख्य तौर पर किन पैरामीटर्स पर आधारित हो सकता है? स्वाति जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया स्टार्ट ऑफ द कॉल में ही कि ज्यादातर लोग सिर्फ फोकस इस चीज पे करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है। पर आई थिंक जब आप एग्जिट पे फोकस नहीं करते तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है उस इन्वेस्टमेंट से वो शायद साउथ जा सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको शायद उस तरीके की ना हो। क्योंकि आप और मैं इतने समय से देख रहे हैं कि जो पिछले 3 साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है वो प्रोबेबली आगे जाकर टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहते हैं, और ये साइकिल हर तीसरे चौथे साल चेंज होते रहती है। आज से शायद 10 साल पहले जो फंड जितने अच्छे थे आज वो एकदम लो क्वार्टाइल में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फंड को एग्जिट करने के बारे में सोचे, जो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, आप शायद इसे 4 चीजों के आधार पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही पैरामीटर है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपका फंड शायद परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए आपको वहां से एग्जिट करना है, वो शायद एक पैरामीटर है जिसकी वजह से आप शायद ये कॉल ले सकते हैं कि आपको फंड से एग्जिट करना है। पर इसके अलावा और 3 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिंक्ड है। जरूरी नहीं है कि आप इन फंड से तभी एग्जिट करें जब इनका परफॉर्मेंस डिप हो रहा है, पर अल्टीमेटली क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने फंड में निवेश इसलिए किया कि आप एक गोल को रीच कर पाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल के जितने नजदीक आ जाएंगे उस समय पे भी फंड से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। तब ना परफॉर्मेंस ऑफ द फंड इंपॉर्टेंट है ना और कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि आपका गोल नजदीक आ गया है। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कीर्तन, 2018 से कीर्तन मैं आपके पास फिर से आती हूँ। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सीरियल वाइज लेते हैं। आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला जिससे कि हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर अच्छे से डिटेल में चर्चा भी कर पाए। आपने बोला कि जब एक हम निवेश करते हैं तो एक गोल बेस्ड और गोल आधारित करते हैं, और उस गोल के आधार पर आपको अपने निवेश के एंट्री और एग्जिट को सही टाइमिंग देनी चाहिए। कविता से मैं इस पर सवाल पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कविता कि हम जो फंड की परफॉर्मेंस है, जिस पर आ रहे थे कीर्तन भी, कि फंड की परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम अपने फंड से निकलने की या फंड को रिडीम करने की स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं। कौन सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से किसी का जो फंड है वो परफॉर्म नहीं करता है? हम देखते हैं कि सालों दर साल कोई फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्या ऐसे बड़ी वजह हो सकती हैं इसकी? पहले तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ये सोचकर एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या वो फंड उनके लिए सूटेबल है, क्या वो फंड उनके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के हिसाब से फिट आ रहा है। और अगर एक फंड सालों दर साल अंडर परफॉर्म, जैसे काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से एक फंड एक पूरे मार्केट साइकिल के ओवर पूरा मार्केट साइकिल अंडर परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर वो फंड का स्ट्रैटेजी मार्केट फेवर ना कर रहा हो तो, या फिर अगर कांस्टेंट फंड मैनेजर चेंजेस हो रहे हैं,
या विद इन द फंड हाउस अगर इश्यूज है, जैसे कि कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं विद इन द टॉप मैनेजमेंट, या फिर एक्विजिशन हो रहा है और ट्रांजिशन हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से भी फंड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर कांस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस है और वो फंड हमारे पोर्टफोलियो में है, तो उसे रिव्यू करना जरूरी है कि ये फंड क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो एक रिव्यू करना बेहद जरूरी है। सिर्फ परफॉर्मेंस ही एक ऐसा पैमाना नहीं है जिस पर आप फंड को जांचें और परखें। अब कीर्तन, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम गोल की तरफ आते हैं। जब हम एक गोल सेट करते हैं तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म का एक गोल है, मानिए 10-15 साल का होराइजन है, तो वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है किसी फंड की एग्जिट स्ट्रैटेजी का। वो कैसे है, ये अब आप बताइए। स्वाति जी, होता ये है कि आप जब मान लीजिए 10 साल के एंड पे गोल को अचीव करना चाहते हैं, और क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है, आप इक्विटी में निवेश करना शुरू करते हैं। पर जैसे ही आप अपने गोल के नजदीक आ जाते हैं, 12 महीना 18 महीना बाकी है गोल के, तब आपको अपना इक्विटी एक्सपोजर उस स्कीम से रिड्यूस करके ज्यादातर पैसा फिक्स्ड इनकम की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप शायद एक ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि आपका गोल बहुत नजदीक है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद, और मार्केट में क्रैश आ जाता है, जिसकी वजह से आपने जो 8 साल 10 साल लगातार निवेश किया था, जिसकी वजह से आपको जो फ्रूट्स मिले थे, वो आप शायद रीप ना कर पाए, क्योंकि आपका गोल नजदीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है, और मार्केट गिर गया। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप अपने गोल के नजदीक आए, मैं 18 महीने से 12 महीने के बीच में ये करने की सलाह देता हूं टिपिकली, कि आप अपने गोल के 18 से 12 महीने के नजदीक आपका पैसा इक्विटी स्कीम से मूव कर कर फिक्स्ड इनकम या डेट स्कीम्स में एलोकेट कर दीजिए, जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रिडिक्टेबिलिटी कि आपको अपने गोल के नजदीक कितना पैसा मिलेगा वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको शायद इक्विटी स्कीम्स में से एग्जिट करना पड़े और उसे फिक्स्ड इनकम में मूव करना पड़े। और कम से कम लगभग 1 से 1.5 साल एक ऐसा टाइम होता है जब आपको इक्विटी से धीरे धीरे डेट में स्विच करना पड़ता है। ये कीर्तन ने बताया कि कब आपको फंड से एग्जिट करना है, जब आपका लॉन्ग टर्म का गोल रियलाइज हो रहा है और आपको इक्विटी की वॉलेटिलिटी से बचना है, इसलिए फिक्स्ड इनकम या डेट में आपको जाना पड़ता है। कई बार कविता ऐसा होता है कि फंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या कॉम्पोजिशन है, या जो फंड की कैटेगरी ही चेंज हो जाती है। पिछले कुछ समय में हमने काफी देखा है कि एक लार्ज कैप फंड था जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आई तो कई फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चले गए। अब जो इन्वेस्टर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि अब इस फंड में बदलाव कैसा हुआ है और क्या इस चेंज के चलते हमें इस फंड से एग्जिट करना है। तो आपसे मैं जानना चाहती हूं, जब ऐसा कोई चेंज आता है किसी फंड में, तो कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जब निवेशक को यह डिसाइड करना चाहिए कि अब ये फंड मेरे पोर्टफोलियो के फिलहाल शायद लायक नहीं है। सो जब एक फंड कैटेगरी चेंज करता है या उसका जब बेसिक जो फिलॉसफी है वो चेंज होता है, से फॉर एग्जांपल अगर एक लार्ज कैप फंड है और अगर उसने मिड कैप स्ट्रैटेजी अभी अडॉप्ट किया है या फिर वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है, तो पहले तो इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि क्या वो उनके एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन मॉडल में फिट आ रहा है, क्या उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को ये स्ट्रैटेजी मीट कर सकता है, क्या इनके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और फंड के जो रिटर्न जो फिलॉसफी के हिसाब से जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो मैच हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इन्वेस्टर्स को इवैल्यूएट करना चाहिए कि जो फंड्स उनके पोर्टफोलियो में है अक्रॉस द एंटायर पोर्टफोलियो, उसमें स्टॉक लेवल पे ओवरलैप्स कितना है। क्योंकि हमने ये बहुत बार नोटिस किया है कि इन्वेस्टर्स दो लार्ज कैप फंड्स में तो इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक लार्ज और एक मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मिड कैप फंड में भी लार्ज कैप का एक प्रोपोर्शन होता है जो काफी हद तक ओवरलैप कर जाता है उनके लार्ज कैप पोर्टफोलियो से। या फिर इवन अगर दो लार्ज कैप फंड्स इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दोनों फंड्स में ओवरलैप और स्टाइल का बहुत सिमिलैरिटी रहता है, जिसके वजह से एक उनके उनके पोर्टफोलियो में इट्स लाइक अ
twice the amount of investment in the same portfolio, in the same set of stocks or a similar set of stocks. So ये एक चीज ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और अगर ऐसा हो रहा है कि उनका ओवरलैप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उनको शायद इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या उनको इतना ज्यादा एक्सपोजर लेना है उस पर्टिकुलर फंड में, और उस हिसाब से वो लोग वो एग्जिट करने का डिसीजन ले सकते हैं। ओके बिल्कुल, और ये बात समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई लेवल पर जो ऐसे बदलाव हैं आप इंडिविजुअली शायद इसको ट्रैक ना कर पाएं, तो आपके जो फाइनेंशियल प्लानर हैं उनकी आप डेफिनेटली मदद ले सकते हैं। बेसिकली एक्सपर्ट की सलाह से आप ऐसे कुछ बदलाव कर सकते हैं, खासतौर पर जब आपको फंड से एग्जिट करना होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कीर्तन आपसे समझना चाहते हैं। पिछले साल जब HDFC AMC से बहुत ही मशहूर फंड मैनेजर प्रशांत जैन गए, तो कई लोगों को लगा कि जो फंड मैनेज करते थे और मेजर फंड जो मैनेज वो करते थे, क्या उन्हें उनमें बना रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि एक लॉयल्टी टुवर्ड्स फंड मैनेजर की तरफ भी हो जाती है। तो जब फंड मैनेजर बदलता है तो एक निवेशक को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? फंड मैनेजर के बदलने से एक फंड के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है? स्वाति जी, ये बड़ा ही अच्छा पर ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, मुझे लगता है जिसके चलते शायद इन्वेस्टर्स एक सही डिसीजन ले पाए। 2 इजी है, एक थोड़ा सा मुश्किल है। अब पहले इजी की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका एक एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर बाहर निकल रहा है और उसे कोई एक दूसरा फंड मैनेजर रिप्लेस कर रहा है, सबसे पहले तो आपको उस नए वाले फंड मैनेजर्स के क्रेडेंशियल्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट? कुछ एक आध चीजें बताना चाहूंगा कि क्या कह रहा है। मान लीजिए अगर एक आपके स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजरियल लेवल पे चेंज हो रहा है और आपका एक स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर जा रहा है और एक दूसरा फंड मैनेजर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो फंड मैनेजर लेवल पे है तो क्रेडेंशियल्स तो डेफिनेटली है, पर ये जो फंड मैनेजर्स रिप्लेस हुए हैं और वो जो नया फंड मैनेजर है, क्या वो पास्ट में या एग्जिस्टिंगली स्मॉल कैप फंड ही मैनेज करते थे? क्या उनको स्मॉल कैप फंड का कोई बैकग्राउंड है? क्योंकि ये जो नया फंड है वो स्मॉल कैप है, और अगर आपका फंड मैनेजर एक लार्ज कैप के बैकग्राउंड से आएगा तो शायद उस लेवल का कंफर्ट मुझे नहीं आएगा पर्सनली। दैट इज वन। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली इज कि आप जब फंड मैनेजर लेवल पे चेंज करते हैं तो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत चेंज हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि एक ही AMC में कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ फंड मैनेजर्स वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके एक वैल्यू फंड में किसी भी एक म्यूचुअल फंड के वैल्यू कैटेगरी में फंड मैनेजर चेंज हो रहा है और आपका जो नया फंड मैनेजर आ रहा है वो उसकी स्टाइल ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, ये भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठता, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वो स्मॉल कैप है और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करती है, पर जो नया बंदा आ रहा है वो लार्ज कैप बैकग्राउंड से आ रहा है और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है, तो शायद आपका जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है उस स्कीम का वो आपको कंप्लीटली नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर नया आ रहा है उसकी स्टाइल और उसकी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीटली अलग है। अब इन दोनों चीज के अलावा एक टेक्निकल चीज जाननी ये भी जरूरी है। देखिए स्वाति जी, इट इज इम्पॉसिबल कि अगर कोई नया फंड मैनेजर आ रहा है तो आप एक आध 2 दिन में, 1 हफ्ते में ये जज कर पाएंगे कि आपको स्कीम से निकलना चाहिए कि नहीं। आइडियली आपको ये करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत है, पर आइडियली आपको ये करना चाहिए कि आपको 2 क्वार्टर तक उस फंड के पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व करना चाहिए कि फंड मैनेजर ने क्या बदलाव लाए, कौन से 3 ऐसे सेक्टर्स है जिसपे वो फंड मैनेजर ज्यादा फोकस कर रहा है, और वो 3 सेक्टर कैटेगरी दूसरे फंड्स, दूसरे AMCs की उसी कैटेगरी के फंड से चलते कितने अलग है। जब आप ये बदलाव देखेंगे अगले 2 क्वार्टर में, तब आपको शायद पता चलेगा कि क्या ये मटेरियल चेंज फंड में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आप अगर लेटली जितने भी फंड मैनेजरियल लेवल चेंजेस हुए अगर आप देखेंगे, नया जो फंड मैनेजर आता है वो बहुत सारे इमीडिएटली चेंज नहीं कर देता। तो इमीडिएटली सिर्फ फंड मैनेजर चेंज हो गया उसकी वजह से फंड से एग्जिट मत कीजिए। फंड से एग्जिट की सही स्ट्रैटेजी क्या हो? मॉर्निंग स्टार से सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कविता कृष्णन और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के CEO कीर्तन शाह से हम खास बातचीत कर रहे हैं।
एग्जिट लोड, जब आप एक फंड में निवेश करते हैं तो क्लियरली मेंशन होता है कि इस फंड से निकलने पर आपको इतना एग्जिट लोड लगेगा। इसलिए कविता, मैं आपसे पहले समझना चाहती हूं, ये फंड पर एग्जिट लोड का फंडा क्या है? सो एग्जिट लोड बेसिकली वो फी होता है जो इन निवेशकों पर चार्ज किया जाता है अगर वो एक सर्टेन पीरियड इन्वेस्ट करते ही, अगर से फॉर एग्जांपल 90 डेज या 1 साल के अंदर अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हैं या उस फंड से निकलते हैं, तो उनपे ये एक परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ द फंड्स टोटल एनएवी, ये उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। और ये इसीलिए चार्ज किया जाता है ताकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और ताकि रिडेम्पशंस के वजह से ओवरऑल उनके सारे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट ना हो। सो एग्जिट लोड इसीलिए चार्ज किया जाता है और ये एक सर्टेन पीरियड तक ही वैलिड रहता है। ओके, सर्टेन पीरियड तक ही वैलिड रहता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन या गणित समझना चाहूँ इसमें कीर्तन आपसे, तो कितना एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जरूर वो तो हम दिखाएंगे ही दर्शकों को, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे एग्जिट लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं और फाइनली जो हाथ में रकम आती है रिडेम्पशन पर, अगर उसमें एग्जिट लोड लगता है तो उस पर कितना फर्क होता है? देखिए, टिपिकली अगर आप देखें इंडस्ट्री लेवल पे ऑन एन एवरेज तकरीबन 1% का एग्जिट लोड आप पे डाला जाता है अगर आप एक इक्विटी फंड में 1 साल से पहले एग्जिट कर जाते हैं। देखिए, एग्जिट लोड अलग अलग होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में समय अलग होगा, किसी फंड में 3 महीने का एग्जिट लोड होगा, किसी में 1 का होगा, पर लार्जली इक्विटी फंड्स में 1 साल के पहले अगर आप 365 डेज के पहले एग्जिट करेंगे तो तकरीबन 1% का एग्जिट लोड लगता है। इसका मतलब आपको जितना पैसा मिलने वाला है उसमें से 1% काट दिया जाता है। ये 1% फंड में ऐड कर दिया जाता है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये एक एडिशनल अमाउंट ऐड हो जाता है। ये दिस इज एक्चुअली नॉट टेकन आउट ऑफ द फंड। तो जितने भी लोग 1 साल के पहले एग्जिट कर जाते हैं और उन जिनका मेजॉरिटी वैल्यू पे 1-1% कटता है वो फंड में ऐड होते जाते हैं, जिससे थियोरेटिकली एनएवी को एडवांटेज। ओके, तो ये समझना जरूरी है कि एग्जिट लोड कैसे आप पर लगता है और क्या ख्याल रखने की जरूरत है। यूजुअली 1 साल तक के निवेश से पहले अगर आप इसको प्री मैच्योरली रिडीम करते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड आप पर, आपके फंड पर लग सकता है, आपके रिडेम्पशन पर। इसी से जुड़ा हुआ कीर्तन, मैं आपसे चाह रही हूँ कि अब आप बताएं दर्शकों को कि जब हम एक नेगेटिव रिटर्न देखते हैं किसी के फंड में, किसी फंड में, तो लगभग कितना वक्त वेट करना चाहिए किसी एक निवेशक को? क्योंकि कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं, पिछले 1 साल से निवेश में नुकसान हो रहा है तो क्या फंड से निकलना सही है? कई लोग तो 2-3 महीने में ही परेशान हो जाते हैं। अब जिसने इस साल की शुरुआत में निवेश की शुरुआत की होगी तो बाजार में तो इतनी उथल पुथल रही है, तो उनको अपना मन मुताबिक रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्या हम निकल जाए इस फंड से। तो क्या कोई एक टाइम पीरियड सेट किया जा सकता है इसका? स्वाति जी, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक फंड टॉप क्वार्टाइल में महीना दर महीना या क्वार्टर दर क्वार्टर रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो इसे सबसे पहले निवेशक को समझना पड़ेगा कि आप जिस एएमसी में पैसा लगा रहे या जिस स्कीम में पैसा लगा रहे, वो 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज यूज कर सकती है। या तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या तो वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 साल के रिटर्न देखकर उस फंड में निवेश किया है तो 99% ये चांस है कि अगले 1 साल आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम ही रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखिए, मार्केट साइकिल्स में चलता है, तो 1.5-2 साल वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली थीम चलेगी, उसके बाद 1.5-2 साल 3 साल ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाली थीम चलेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना ये है ब्रॉडर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, कि जब भी बाजार एक्सपेंसिव होते, महंगे होते, तब आप अपना नया पैसा वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में डालिए, क्योंकि महंगे बाजारों में वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अच्छा करते हैं। तो आप देखिए, पिछले 12 से 18 महीने में जो भी फंड हाउसेज और जो भी स्कीम्स वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यूज करती है, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। वर्सेस जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए बाजारों का सस्ता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो निवेशक को ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक वैल्यू फंड में और एक ग्रोथ फंड में पैसा लगाया हुआ है, तो किसी भी एक मार्केट सिचुएशन में एक परफॉर्म अंडर करेगा और दूसरा ओवर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये मार्केट साइकिल पे बेस्ड होता है।
राइट, दैट इज पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप कभी भी इक्विटी में आए, राइट, मेरे हिसाब से अगर आप लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल से कम समय के लिए बिल्कुल निवेश ना करें। अगर आप मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं तो 5 साल से कम के लिए बिल्कुल निवेश ना करें। और अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 8 साल के निवेश लक्ष्य से आए। और अब जब आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ पोर्टफोलियो रखेंगे तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। जैसे अगर आप 3 फंड्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक ग्रोथ कर रहा है और एक मोमेंटम कर रहा है। इससे होगा ये कि किसी भी मार्केट सिचुएशन में, मार्केट महंगा हो या सस्ता हो, आपकी 3 में से 1 या 2 स्कीम्स अच्छे से बैलेंस आउट कर जाएगी दूसरी स्कीम्स को। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि लार्ज कैप में 3 साल से पहले नहीं, मिड कैप में 5 साल से पहले नहीं और स्मॉल कैप में 7-8 साल के समय के बगैर अगर आप निवेश करेंगे और सही से पोर्टफोलियो अलग अलग स्टाइल्स का कॉम्पोजिशन नहीं रखेंगे तो आपको नियर टर्म में डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन जितना रिटर्न मिलना मुश्किल है। और देखिए, इक्विटी में जब आप निवेश करते तो फिक्स डिपॉजिट जैसा लीनियर रिटर्न नहीं देता, वॉलिटिलिटी होने ही वाली है। तो आप जितना लंबा समय लेके आएंगे, जैसे मैंने आपको कहा, उतनी वॉलिटिलिटी आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कम होगी। एब्सोल्युटली। ये इसमें जब हम सेक्टोरल और थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं कविता, इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन सा थीम कब चलेगा, कौन सा सेक्टर कब इन फ्लेवर है, ये समझना और जानना हर किसी निवेशक के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहे, स्पेशली थीमेटिक या सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट में? सो पहले बात तो ये है कि अगर एक थीमेटिक या सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है कोई भी निवेशक, तो उनको ये समझना चाहिए कि उन्हें उस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना है। सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर मार्केट टाइम करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करे, तो हमने काफी बार ये नोटिस किया है कि इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके तुरंत बाद वो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर जाता है और उनको मार्क टू मार्केट लॉसेस ये करना एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं होता। इसीलिए सेक्टर्स या थीमेटिक फंड्स में तब इन्वेस्टर्स को पैसे निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए जब उन्हें उस सेक्टर या थीम में कोई थीम रिलेटेड कोई गोल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, क्या उनको लगता है कि उनको उस रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर लेना है और क्या वो ओवर अ 3 to 5 ईयर पीरियड सही करेगा, क्या उनके पोर्टफोलियो में वो वैल्यू ऐड करेगा। या फॉर एग्जांपल, मेटल्स और माइनिंग एक सेक्टर था जो काफी अच्छा कर रहा था कुछ पिछले सालों में, और काफी सारे फंड मैनेजर्स ने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन काफी सारे फंड मैनेजर्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने कहा कि हम सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट को टाइम करना और ये समझना कि कौन सा थीम या सेक्टर सही करेगा और कौन सा नहीं। और इसीलिए हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो अक्रॉस सेक्टर्स एक्सपोजर लेता हो, ना कि एक स्पेसिफिक थीम में या एक सेक्टर में। और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ये सोचकर इन्वेस्ट कीजिए कि आपको ये सोचकर या समझकर इन्वेस्ट कीजिए कि वो एक सेक्टर या थीमेटिक फंड है जो सिक्लिकल है और ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना है ताकि आपको उसके रिटर्न्स रियलाइज हो। राइट, बिल्कुल। और बिल्कुल समअप करते हुए कीर्तन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी है, फंड से एग्जिट करने के पहले एक निवेशक को अब कौन से जो 3 या 4 बातें हैं उसको नोट कर लेना चाहिए? स्वाति जी, 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो एग्जिट लोड, ध्यान रखें आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकल गए। दूसरा है कैपिटल गेन्स। बहुत सारे निवेशक भूल जाते हैं कि जब वो एक फंड को बेचते या स्विच करते तो उन्हें कैपिटल गेन्स लगता है और जो कॉस्ट है। और तीसरा मार्केट रिस्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम फंड्स बेच देते हैं और उसे री इन्वेस्ट करने में काफी समय लगा देते हैं, तब तक मार्केट भाग जाता है, तो आपको वो नुकसान हो जाता है क्योंकि आप मार्केट से बाहर हो। तो जब भी आप एग्जिट करें, इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप अपना मार्केट रिस्क कम कर। ओके, तो फंड से एग्जिट करने की सही स्ट्रैटेजी हमने समझी।
बहुत धन्यवाद कीर्तन और कविता, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।